नियति की शादी का मुहूर्त निकल चुका था और घर में अब बस उसी बात के चर्चे हो रहे थे कि शादी के फंक्शन कैसे करने हैं। अरे आजकल तो वो मेहंदी, शादी, फेरे सब कुछ रखते हैं ना। हम भी नियति की शादी में सब कुछ करेंगे। जी चाची जी, बिल्कुल, हम भी नियति की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। मेहंदी फंक्शन में आजकल दूल्हा दुल्हन साथ में मेहंदी लगवाते हैं, नाच गाना भी होता है। हाँ, तो हम भी लड़के वालों को बुलाएंगे, सब कुछ साथ में करेंगे। मैं क्या कहती हूँ कि मेहंदी की रस्म, नाच गाना सब कुछ अपने परिवार के लोगों के बीच ही करते हैं ना, लड़के वालों को क्या बुलाना इसमें। अरे क्यों नहीं बुलाना। अरे कावेरी, तुझे आजकल के नए रिवाजों के बारे में पता नहीं है, हमें पता है, हम तो लड़के वालों को बुलाएंगे ही। मम्मी जी आप मना क्यों कर रही हैं? अरे दिव्या बहू तू समझ नहीं रही है, मेहंदी का फंक्शन हम सब अपने परिवार में ही करते हैं, मेरी बात को समझो। अरे कावेरी, लड़के वालों को भी तो पता चले हम क्या चीज है, क्यों आकाश? बस उसी बात का तो डर है। क्या? अब मेरा मतलब इसकी क्या जरूरत है भाभी? हाँ, हम उनकी खातिरदारी ऐसा करेंगे कि वो खुश हो जाएंगे। अरे आकाश, मैं तुझसे कह रही हूँ ना, मेहंदी फंक्शन को साथ में मत रखना बेटा। अरे माँ आप चिंता मत कीजिए, हम लड़के वालों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अरे आजकल ये साथ में फंक्शन करने के चक्कर में लड़के लड़की वालों के बीच में कई सारी गलत फहमियाँ हो जाती हैं और कई बार तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। अरे हम वैसे थोड़ी ना है जो लड़के वालों के सामने अपनी बेइज्जती करवाएंगे। अरे मुझे पता है आप लोग कैसे हैं। अरे क्या बड़बड़ा रही है कावेरी? मैं ये कह रही हूँ जीजी कि मेरी सहेली की बेटी के साथ भी ना ऐसा हुआ था। वो अपने ससुराल वालों की मेहंदी की रस्म में गई थी, पता चला कि वहाँ तो सब लोग जुआ और दारू पीते हैं, तो उसने रिश्ता तोड़ दिया। अरे हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो क्यों चिंता करती है, हमारा परिवार तो इतना गुणवान है। अरे इतने सारे गुण लड़के वालों को भी नहीं दिखाने जीजी। अरे अब इतने सारे गुण है तो दिखाएंगे तो सही ना। माँ जी आप परेशान मत होइए, हम सब संभाल लेंगे। अरे देविया तू समझ नहीं रही है बहू। अरे माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं नियति की मेहंदी की सारी तैयारियां खुद से करूंगा बस। कावेरी के लाख मना करने के बाद भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी और नियति और विकास का मेहंदी फंक्शन साथ में रख दिया। लेकिन कावेरी का मन तो अभी भी नहीं मान रहा था। अरे माँ आपने अभी तक लड़के वालों को न्योता नहीं दिया मेहंदी पे आने का? अरे मैं अभी भी कह रही हूँ मेहंदी का प्रोग्राम साथ में नहीं रखते हैं। अरे माँ जी क्यों चिंता करी आप? अरे दिव्या बहू, विकास का परिवार बहुत खानदानी है और बहुत नियमों वाले भी है। अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग गया ना तो कहीं नियति की शादी ना टूट जाए। नहीं माँ जी आप ऐसे क्यों सोच रही हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। हाँ माँ मैं जानता हूँ कि विकास का परिवार बड़ा खानदानी है, उन्हें बदतमीजी, चोरी और दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में तो ऐसे लोग है ही नहीं। अरे तुम दोनों को शादी किए अभी 2 साल हुए हैं, मुझे 33 साल हो गए। मैं जानती हूँ कि ससुराल की मेहंदी की रस्म कैसे होती है। तुम लोग इस खानदान के लोगों को नहीं जानते हो अभी। अरे माँ अब आप ना कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। बुआ जी, चाची जी, ताई जी ऐसा थोड़ी ना है। हाँ माँ जी, आकाश सही कह रहे हैं, मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग ऐसे हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर फिर कोई गड़बड़ हुई ना तो तुम दोनों का ही दोष होगा। अरे माँ कुछ नहीं होगा, हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, आप बस विकास के घर वालों को मेहंदी की रस्म का न्योता दे दीजिए। ठीक है, मैं उन्हें मेहंदी की रस्म का न्योता दे देती हूँ फिर। हाँ, मेरे ससुराल की मेहंदी की रस्म सबसे शानदार होगी, सालों तक लोग इसे याद करेंगे। हाँ याद तो ज़रूर रखेंगे बहू। आकाश और दिव्या ने कावेरी को विश्वास दिलाया कि नियति की मेहंदी की रस्म में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी और उन दोनों ने जोर शोर से मेहंदी की रस्म की तैयारियां शुरू कर दी। हाँ बुआ जी, सबको मेहंदी में हरे रंग के ही कपड़े पहनकर आने हैं, ठीक है? मैंने सबको फोन कर दिया है और मेहंदी के फंक्शन के लिए कौन से रंग के कपड़े पहनने वो भी बता दिया है। आप भी ड्रेस कोड फॉलो कीजिएगा। हाँ ठीक है। चलिए हम कल मिलते हैं सब मेहंदी की रस्म में। हाँ मैं तो ऐसा सूट पहनूंगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। जरूर जरूर बुआ जी। कितनी खुश है सब लोग नियति की मेहंदी की रस्म के लिए। मम्मी जी खामखा आप ना चिंता कर रही थी। हाँ सब बहुत खुश है, इसलिए ज़्यादा चिंता हो रही है। खुशी में ना ये लोग कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगते हैं।
देखना माँ, कल नियति की मेहंदी की रस्म में सब लोग कैसे खुश हो जाते हैं। लड़के वाले तो सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा परिवार हमें कैसे मिल गया। हाँ, सोचेंगे तो यही ही कि ऐसा परिवार हमें कैसे मिल गया। आकाश और दिव्या ने मेहंदी की सारी तैयारियां कर ली थी। मेहंदी का डेकोरेशन काफी लाजवाब था। अब बस मेहमानों के आने का इंतजार था। अरे वाह भाभी, ये मेहंदी का डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया लग रहा है सच में। अरे इसी तरह तेरी मेहंदी की रस्म भी बहुत शानदार होगी, देखना। ये देख, मेहंदी लगाने वाली लड़कियां भी आ गई। मेहमानों का आना शुरू हो गया था और मेहंदी लगाने वाली लड़कियों ने एक एक करके सबको मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। आकाश और दिव्या ने कावेरी को विश्वास दिलाया कि नियति की मेहंदी की रस्म में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी और उन दोनों ने जोर शोर से मेहंदी की रस्म की तैयारियां शुरू कर दी। हाँ हाँ बुआ जी, सबको मेहंदी में हरे रंग के ही कपड़े पहन कर आने हैं, ठीक है? मैंने सबको फोन कर दिया है और मेहंदी के फंक्शन के लिए कौन से रंग के कपड़े पहनने वो भी बता दिया है। हाँ, आप भी ड्रेस कोड फॉलो कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। चलिए हम कल मिलते हैं सब मेहंदी की रस्म में। हाँ, मैं तो ऐसा सूट पहनूंगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। जरूर जरूर बुआ जी। कितनी खुश है सब लोग नियति की मेहंदी की रस्म के लिए। मम्मी जी खामखा आप ना चिंता कर रही थी। हाँ, सब बहुत खुश है, इसलिए ज्यादा चिंता हो रही है। खुशी में ना ये लोग कुछ ज्यादा ही उड़ने लगते हैं। देखना माँ, कल नियति की मेहंदी की रस्म में सब लोग कैसे खुश हो जाते हैं। लड़के वाले तो सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा परिवार हमें कैसे मिल गया। हाँ, सोचेंगे तो यही ही कि ऐसा परिवार हमें कैसे मिल गया। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? ये तो बुआ जी की आवाज है। आओ चलो देखते हैं। आकाश, दिव्या और कावेरी तीनों बुआ जी के पास जाते हैं, जहां बुआ जी चाची जी से इस बात पर लड़ रही थी कि उन्होंने भी उनकी तरह एक जैसा ही सूट पहना है। देख, मैं तेरी ननद हूँ, अब भी के अभी जाकर ये सूट बदल कर आओ, जाओ। अरे ननद है तो क्या हुआ जीजी, ये सूट पहले मैंने पहना था, आप जाकर उतार कर आइए। अरे बुआ जी, चाची जी, इसमें क्या बड़ी बात है, एक जैसा सूट ही तो है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद कि कोई और मेरे जैसा सूट पहने। इसने मेरा सूट चुराया है। आप मुझे चोर कह रही है? देखा कावेरी, देखा कैसे बात कर रही है ये मुझसे। अरे आप लोग ना लड़िए मत, अभी बस लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ बुआ जी, आप प्लीज अंदर चलिए, अभी लड़के वाले आते ही होंगे मेहंदी लेकर। हम तो घर जा रहे हैं, यहाँ हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमें नहीं होना मेहंदी की रस्म में शामिल। अरे दिव्या, इन लोगों को अंदर ले जाओ, लड़के वाले आ गए हैं दरवाजे पे, देखो। हे भगवान, वो लोग क्या सोचेंगे कि हम सब एक सूट पे लड़ रहे हैं। सत्यानाश, मैंने पहले ही कहा था। बुआ जी प्लीज अभी अंदर चलिए ना, आप बाद में ये सूट बदल लीजिएगा, प्लीज अभी अंदर चलिए। नहीं नहीं, हम तो घर जा रहे हैं। बुआ जी, मैं आपको ना एक नई साड़ी देती हूँ, बनारस की सबसे महंगी साड़ी है, आइए मेरे साथ। अरे वो तो तू अपने लिए लाई थी ना बनारस से। अरे बुआ जी, ऐसा नहीं मानने वाली है मम्मी जी, प्लीज़ आप उन्हें वो साड़ी दे दीजिए, उन्हें अंदर ले जाइए, लड़के वाले आ गए हैं यहाँ, मैं उनका स्वागत करती हूँ। ठीक है, अब तू इतना कह रही है तो मैं मान जाती हूँ। हाँ जी जी, आइए अंदर, मैं आपको बनारस की साड़ी दे देती हूँ। बस भाभी, आप भी चलिए अंदर। दिव्या ने जैसे तैसे करके बुआ जी और चाची जी को अंदर भेज दिया और आकाश और दिव्या लड़के वालों का स्वागत करके उन्हें अंदर ले आए। आइए आइए आइए, अंदर आइए, आपका स्वागत है। आपने मेहंदी की रस्म का डेकोरेशन बहुत बढ़िया किया है सच में। मुझे खुशी है आपको पसंद आया। कावेरी जी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अब वो मेरी कीमती साड़ी को मुझसे अलग करने गई है। कहाँ गई? वो किसी काम में लगी है, आपको तो पता है ना शादी वाले घर में कितने काम होते हैं। जी जी, सही बात है। हाँ, ये लीजिए, मम्मी जी भी आ गई। हाँ, साथ में ताई जी, बुआ जी, चाची जी सब आ रहे हैं। अब क्या घोटाला हो गया? क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है देखिए सब लोग कितने खुश हैं। मेहंदी की रस्म में आपसे मिलने आ रहे हैं। बधाई हो बहन जी आपको। आपको भी बहन जी, नियति सच में बहुत सुंदर लग रही है। हमारी नियति तो है ही सुंदर, लेकिन कावेरी तुमने बताया नहीं कि विकास को चश्मा है। जी, आपको कोई दिक्कत है विकास के चश्मे से? अरे नहीं नहीं, आप समझी नहीं, ताई जी ये कह रही हैं कि चश्मे वाले लड़के ना बहुत समझदार होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, है ना ताई जी? हाँ, यही तो कह रही है। अरे मैं तो ये कह रही थी कि
अरे ताई जी, आपको पता है मैंने आपके लिए ना एक सुंदर सा हार निकाल कर रखा है। अब चलिए मैं आपको देती हूँ। सच में? तो फिर चलो ना। आंटी जी आप मम्मी के साथ बैठिए, मैं आती हूँ। मम्मी जी इनका ध्यान रखिएगा, हाँ, कोई भी इन्हें परेशान ना करें। कोशिश तो करूंगी, लेकिन तुम जल्दी आना। दिव्या हर बार सिचुएशन को संभाल तो रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे मेहंदी की रस्म आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी मुश्किल और बढ़ती जा रही थी। अब मुझे पता चल रहा है कि मम्मी जी क्यों कह रही थी कि नियति के ससुराल वालों को हमारे खानदान से मत मिलवाओ। ये लोग सच में पागल से हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे पता नहीं क्या होगा आज। मेहंदी की रस्म बस अच्छे से हो जाए, इनको तो शादी में दूर ही रखेंगे सबसे। दिव्या और आकाश बात कर ही रहे थे कि तभी मेहंदी वाली लड़की की आवाज आती है। अरे अब इन लोगों ने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया। चलो जल्दी से देखते हैं। अरे एक मिनट, क्या हुआ? अरे दिव्या बहू, ये देख, इसने नियति को कैसी डिजाइन लगाई है और मुझे कैसी लगाई है। अरे आंटी जी वो दुल्हन है, उन्हें तो अच्छी अच्छी ही लगाएंगे ना, आपको उनके जैसे नहीं लगा सकते। मैं कब से इन्हें समझा रही हूँ लेकिन समझ ही नहीं रही। पता नहीं कैसी मेहंदी वाली रख ली है आप लोगों ने, बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो खुद लगा लीजिए मेहंदी, मैं जा रही हूँ। अरे भाभी रुको ना इसे, ये मेहंदी वाली मेरी सास ने पसंद की है, अगर ये चली गई तो मेरी सास को बहुत बुरा लगेगा। अरे चाची जी, ये मेहंदी वाली बहुत अच्छी है, ये नियति की मेहंदी लगा ले, फिर आप इससे लगवा लीजिएगा मेहंदी। नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना है। क्या हुआ दिव्या बेटा? अरे आंटी जी कहाँ से आ गई? अगर इस मेहंदी वाली ने बता दिया कि चाची जी इसे भला बुरा कह रही थी तो हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। आंटी जी वो, अरे कुछ नहीं आंटी जी, बस यूं ही हंसी मजाक चल रहा है। अच्छा सुनो, जरा यहाँ आना। दिव्या उस लड़की के हाथ में एक्स्ट्रा पैसे रख देती है और वो लड़की चुप हो जाती है। अच्छा, मेहंदी की रस्म है तो हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं जा रही हूँ घर, मुझे नहीं रहना इस मेहंदी की रस्म में। क्यों बहन जी, क्या हो गया? अरे पता नहीं कैसी मेहंदी वाली लड़की रखी है आपने, नकचड़ी कहीं की। क्या कहा? बेस्ट बोल रही है चाची जी, है ना? कह रही है आपकी जैसी बेस्ट है ये मेहंदी वाली, है ना आकाश? हाँ बेस्ट। चाची जी आपने वो दही भले खाए क्या? आकाश ने स्पेशली आपके लिए रखवाया है। अच्छा, मैं भी खाती हूँ और घर पर भी ले जाऊंगी फिर। हाँ जरूर ले जाइए, जाइए। मैं यहाँ नियति के पास बैठती हूँ, ठीक है? ठीक है। दिव्या के सर से एक मुसीबत गई नहीं थी कि दूसरी मुसीबत तैयार थी। लड़के वालों के घर से उनकी बड़ी बुआ मेहंदी की रस्म में आई थी, जिनकी सब लोग बहुत इज्जत करते थे। दिव्या, ये लड़के वालों की बड़ी बुआ है, इनकी सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, ध्यान रखना इनके साथ कुछ ना हो। बस कुछ ना हो गया, वो देखो। अरे मेरा कंगन कहाँ गया? अरे जीजी यहीं कहीं होगा, गिर गया होगा। मुझे याद है अभी अभी मेरे हाथ में थे। हाँ जीजी, यहीं कहीं होगा, जमीन पर गिर गया होगा। अरे इनका कंगन कहाँ गया अब? ये कंगन और जेवर चुराने की आदत एक ही इंसान को है। बुआ जी। हाँ, और वो इतनी आसानी से देंगी भी नहीं अब। हे भगवान, अगर लड़के वालों को पता चल गया कि हमारे घर की बुआ जी ने उनका कंगन ले लिया है तो हो गई नियति की शादी। मैं बुआ जी से लेकर आती हूँ वो कंगन। तुम्हें लगता है कि वो दे देंगी कंगन? वो रोना पिटना शुरू कर देंगी कि मुझे चोर कह रहे हैं, ये कंगन मेरा है, ड्रामा शुरू कर देंगी। कावेरी और दिव्या जब तक ये सोच रहे थे कि बुआ जी से कंगन कैसे वापस ले, तब तक शीला की नजर बुआ जी के हाथ पर पड़ चुकी थी, जिन्होंने उनका ही कंगन पहना था। अरे ये तो मेरा कंगन है। अरे वाह, हद है, इसे देखो, मेरे कंगन को अपना कंगन कह रही है। बढ़िया, ये मेरा कंगन है। नहीं ये मेरा ही कंगन है, मैं जानती हूँ ना। देखो कावेरी, ये लड़के वाले हमें चोर कह रहे हैं, हम तेरे ससुराल वाले हैं और तेरे ही सामने हमें ये चोर कह रहे हैं। अब मैं एक मिनट भी शादी में नहीं रह सकती, बस मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे जाने से पहले मेरे कंगन तो देकर जाइए। बस कीजिए,
बड़ी बुआ जी, ये जमीन पर आपका ही कंगन है ना? अरे हाँ, ये रहा मेरा कंगन। है जीजी, ये तो आपका ही कंगन है। इसका मतलब ये उनका ही कंगन था। हम दोनों के एक जैसे हैं ना, इसलिए मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिएगा बहन जी। हाँ बुआ जी, उनसे गलती हो गई। आप चलिए मुस्कुराइए। ठीक है, मैंने कहा था ना ये मेरा कंगन है। चलिए आप सब लोग नाचते हैं। हाँ। अरे दिव्या, ये कंगन कहाँ से आया? अरे मम्मी जी, ये मेरा कंगन है जो मुझे मेरी शादी में मिला था। मैंने लाकर ज़मीन पर रख दिया। बनारसी महंगी साड़ी, फिर हार, एक्स्ट्रा पैसे, और अब ये सोने का कंगन। मुझे तो बहुत महंगी पड़ गई मेरे ससुराल की मेहंदी की रस्म। मैं आज कसम खाकर कहती हूँ, कभी अपने ससुराल में मेहंदी की रस्म नहीं रखूंगी। कोई बात नहीं बहू, हिम्मत रख बस। दिव्या को तो बहुत महंगी पड़ गई उसके ससुराल की मेहंदी की रस्म। आपने कैसे एंजॉय की अपने ससुराल की मेहंदी की रस्म, हमें बताइएगा जरूर। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, पर हमारी हिंदुस्तानी फैमिलीज में अगर आप प्यार की बातें करें तो यहाँ लोग प्यार के पहले परिवार के बारे में सोचते हैं। इसलिए कई बार बच्चे अपने माता पिता को सच बता ही नहीं पाते। कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ रागिनी के साथ भी, जिसकी आज शादी है। उसका आज आखिरी दिन है अपने मायके में, पर वो खुश नहीं दिख रही थी। रागिनी की भाभी उसके कमरे में आती है। ये देख रागिनी, ये शादी का जोड़ा कितना सुंदर है ना, तुझ पे बहुत जचेगा। ये ले, पहन ले जल्दी से। ये शादी का जोड़ा नहीं भाभी, मेरी बर्बादी का जोड़ा है। अरे अरे, क्या हो गया तुझे? ऐसे रो क्यों रही है? देख, शादी के पहले ऐसा सबके साथ होता है। अपना घर छोड़ने के ख्याल से ना सब डर जाते हैं। तू परेशान मत हो, रोना बंद कर पहले। भाभी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलना, क्या बात है? भाभी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं अर्नव से प्यार करती हूँ। क्या? ये तो क्या बोल रही है रागिनी? और ये सब तो अभी आज बता रही है, जब तेरी शादी है आज। मैं डर गई थी भाभी, मुझे लगा पता नहीं माँ पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। पर आज जब मेरी शादी हो रही है तब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अर्नव के बिना खुश नहीं रह पाऊंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता। आपको बता दिया तो मेरा मन हल्का हो गया। अरे पर निशा कुछ बोल। अरे रागिनी बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आते ही होंगे। चल चल, पहले नीचे बुआ जी से मिल ले, फिर आकर तैयार हो जा। हाँ जी माँ। सरस्वती और रागिनी के चले जाने के बाद निशा रागिनी की कही हुई बात के बारे में सोचने लगती है। आज रागिनी की शादी है, इतना वक्त भी नहीं कि सबको सच बता के शादी रोक सकूं। ऐसा क्या करूं जिससे मेरे सास ससुर ही रागिनी की शादी तोड़ दें? निशा सोचती है और नीचे चली जाती है, जहां बुआ जी, मौसी जी और कुछ औरतें लड़के वालों के आने का इंतजार कर रही थी। और तभी दरवाजे पर दूल्हे राजा आ जाते हैं और सब औरतें आरती की थाली लेकर उनका स्वागत करने जाती है। आजा निशा, तू भी आजा दूल्हे राजा का स्वागत करने। हाँ हाँ चलिए बुआ जी। बुआ जी और बाकी कुछ औरतें दूल्हे राजा का स्वागत करने जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि एक लड़का गले में कैमरा लिए दूल्हे राजा को कभी गाल पे हाथ लगाता तो कभी कमर पे। हाय हाय सरस्वती, तेरा होने वाला जमाई तो देख कैसे उस लड़की के साथ चिपक रहा है। अरे सरस्वती, तूने अच्छे से जांच तो की है ना लड़की की? ठीक तो है ना ये? अरे हाँ, ये तो उसका फोटोग्राफर है, इसलिए वो उसे शायद पोज बता रहा है और कुछ नहीं। हाँ, आजकल तो ऐसे बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं कि शादी के बाद पता चला कि लड़का तो इसी लड़के को प्यार करता था। छी 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 छी, राम 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 राम, कैसा घोर कलयुग है। पर होने वाले जमाई तो ऐसे नहीं है। ये सब बातें मत सोचो, चलो स्वागत करते हैं इनका। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वैसे नहीं है। चलिए चलिए। सारी औरतें
आदर्श का स्वागत करके उन्हें अंदर ले आती है, जहां उनके लिए कई तरह की मिठाइयां और पकवान रखे हुए थे। लीजिए ना दुल्हे राजा, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। नहीं, मैंने तो काफ़ी खा लिया। मुझे पता चला कि ये फोटोग्राफर आपका खास दोस्त है। हाँ, मेरा खास दोस्त है, इसीलिए तो हर चीज़ परफेक्ट तरीके से कैप्चर कर रहा है। इसीलिए तो कुछ खा भी नहीं रहे बेचारे। आप खुद ही खिला दीजिए ना उन्हें अपने हाथों से। लीजिए, वरना पूरा दिन काम ही करते रहेंगे बस। अच्छा, लाइए मैं ही खिला देता हूँ। आदर्श अपने दोस्त को हाथ से मिठाई जाकर खिलाता है और बुआ जी और मौसी जी की तेज नजरें उसी पर टिकी हुई थी। देखो तो कैसे हाथ से खिला रहा है, खुद भी तो खा सकता है ना वो। जी, हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, शायद हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। छोड़ना इस बात को अब। ठीक है, आप कहती है तो छोड़ देती हूँ, पर हम तो नजर रखेंगे जमाई बाबू पर। बुआ जी और मौसी जी की नजर अब आदर्श पर ही टिकी हुई थी। उन्हें दाल में कुछ काला लग रहा था। तभी आदर्श का दोस्त रमन उसके पास आता है और कहता है, चल तेरे कुछ सोलो पिक्चर्स ले लेता हूँ, फिर वक्त नहीं मिलेगा। हाँ चल, कहाँ लेगा? वहाँ कोने में चलते ना, वहाँ का बैकग्राउंड भी साफ है, फोटोज भी अच्छी आएंगी। बुआ जी और मौसी जी पीछे पीछे जाती हैं। हाँ चल, कोने में चलते हैं, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। चल। हाय राम 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 राम, ये क्या कह रहा है? जमाई जी अकेले में चलो, डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे राम 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 राम। हम तो पहले ही कह रहे थे जी दाल में कुछ काला है, आप ही ना मान रही थी। हम कैसे अपनी फूसी बच्ची की जिंदगी खराब होने दे इसके साथ। अरे पर हमारे पास सबूत भी तो क्या है। अरे सबूत अभी इकट्ठा कर लेते हैं ना हम, चलिए। अरे सॉरी, आपकी शेरवानी पूरी गीली हो गई। आप इसे साफ कर लीजिए, मैं आयरन करके इसे सुखा देती हूँ। मैं अब भी ले आती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ये शेरवानी के बटन नहीं खुल रहा। ला मैं मदद कर देता हूँ। पीछे से बुआ जी, मौसी जी और रागिनी के माता पिता भी आ जाते हैं। देख लीजिए, हम ना कहते थे ये लड़का सही नहीं है। अरे देखो तो बेशर्म कैसे कपड़े उतार रहा है। हम जेम्स बॉन्ड से कम थोड़ी ना है, पकड़े गए ना बेटा। अरे आप ये क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तुम्हें आएगा भी नहीं। चलो जाओ, हम ये शादी तोड़ते हैं। अरे क्या? पर क्यों? क्या किया हमने? हम दोनों तो यहाँ बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चुपचाप वापस लौट जाओ। हम ये शादी तोड़ते हैं, समझे? रागिनी के पिताजी ने लड़के वालों से रिश्ता तोड़ दिया और उन्हें वापस भेज दिया। इतने में निशा वहां आई और उसने अर्नव को सबके सामने अपने भाई का दोस्त बताया और कहा कि ये रागिनी से शादी करने के लिए तैयार है। फिर क्या था, रागिनी जैसे ही नीचे तैयार होकर आई, उसे मंडप में अर्नव बैठा मिला। ये आपने कैसे किया भाभी? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया बुआ जी और मौसी जी ने किया। मैंने तो बस उसमें कुछ मसाला मिलाया था। थैंक यू सो मच भाभी, आज आपने मेरे आखिरी दिन को सबसे यादगार बना दिया। चल पगली, जल्दी जल्दी चल, तेरा दूल्हा तेरा इंतजार कर रहा है। मम्मी जी खाने में क्या बनाना है? बेटा ऐसा कर, आलू की सब्जी और पूरियां बना ले। मम्मी जी अभी 2 दिन पहले ही तो पूरी बनी थी, आज फिर से पूरी? अरे बेटा कितने साल हो गए तेरी शादी को, हैं? अब तक तो तुझे सबकी पसंद समझ जानी चाहिए थी, रोज रोज पूछने चली आती है। अरे इतना तेल में डूबकर पूरी बनती है, रोज रोज पूरियां खाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। आपको पता है आजकल कम उम्र में ही कितनी बीमारियां हो रही हैं। आप लोगों को भी अपने खान पान में सुधार लाना चाहिए। आपको कुछ पता भी है, बहुत ज्यादा तला भुना खाने से दिल की बीमारियां हो जाती है। अरे अखबार नहीं पढ़ते क्या आप लोग? अरे बेटा खाना खिलाने से पहले ना ये हाय तौबा मत मचाया कर। अरे खाने वाले को हजम भी नहीं होगा, उतना तो तू खिलाती नहीं जितना तू निकाल लेती है बातें सुना सुना कर। मम्मी जी मैं आप लोगों के भले के लिए कह रही हूँ, मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं रोटी और चावल बनाऊंगी ना, वैसे ही मैं पूरी भी बना सकती हूँ। मुझे बस आप लोगों की सेहत की चिंता है, इसलिए मैं आपको मना करती हूँ। और आपके साथ साथ मुझे भी तो खानी पड़ती है पूरी। आप लोगों को शौक होगा तोन लटका कर घूमने का, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है।
सुबह उठकर मैं 2 घंटा योगा करती हूँ और फिर उसके बाद आप लोग समोसे, कचौड़ी और पूरियाँ खिलाकर मेरी एक्सरसाइज करने की सारी मेहनत पर पानी फेर देती हो। बेटा, तेरा ज्ञान देने का हो गया हो तो अब जाकर खाना बना लो। 8 बजने वाले हैं, अभी तुम्हारे पापा जी खाने के लिए शोर मचाने लगेंगे। मम्मी जी, आप लोगों को डर नहीं लगता कि कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? ना आप लोग एक्सरसाइज करते हो, ना वॉक पर जाते हो, और योगा करने के नाम से ही आप लोग भाग खड़े होते हो। उस पर खाना आप लोगों को ऐसा खाना है कि निचोड़ लो ना तो 2 दिन का सब्जी बनाने का तेल निकल आए। अरे तो तू मत खाया कर ये सब, जाकर मैदान में घास चल ले जा। सास के कहने पर सुरभि जाकर पूरियां तलकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। खाना खाने की कुछ देर बाद, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा अचानक क्या हुआ। अरे बेटा, ऐसे अचानक से पेट में दर्द क्यों होने लगा? ए बहू, ऐसा क्या डाला था तूने खाने में जो मेरे बेटे के पेट में दर्द होने लगा? मैंने खाने में कुछ डाला होता तो खाली अक्षय को पेट दर्द ना होता, आप लोगों को भी हो जाता। हर चीज के लिए मुझे दोष देना बंद कर दीजिए मम्मी जी। अरे मेरे पेट में इतना तेज दर्द हो रहा है और तुम दोनों सास बहू यहाँ तू मैं कर रही हो। शर्म नाम की चीज ही नहीं है किसी के पास। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, तुझे अभी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। लक्ष्मी और सुरभि अक्षय को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। आपकी लीवर की हालत इतनी खराब है कि अब जब तक आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती आपको उबला खाना ही खाना होगा। सुन लिया आप लोगों ने? इसी बात का डर था मुझे। जिस हिसाब से हमारे घर में खाना बनता है ना, धीरे धीरे हम सबका यही हाल होने वाला है। और खा लो दिन रात पूरियां। अब डॉक्टर ने उबला खाना खाने के लिए बोला है ना, अब क्या करोगे? अक्षय अब काफी दर्द में था, इसलिए फिलहाल तो वो उबला हुआ खाना खाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। कुछ दिन दवाई खाने के बाद उसकी सेहत में जैसे ही थोड़ा सुधार होने लगता है, अक्षय फिर से कुत्ते की दुम बनकर पूरी की फरमाइश करने लगता है। सुरभि यार, उबला हुआ खाना खाकर ना मेरा मन भर गया। मुझसे नहीं खाया जाता ये घिया, तौरी और अरहर की दाल। तुम ना आज मटर पनीर की सब्जी और पूरी बना दो प्लीज। आपका दिमाग खराब है? आपको तो क्या, घर में किसी को भी अब पूरी, कचौड़ी, पकोड़े मिलने वाले नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाने वाला हूँ, ऐसे ही भूखा मर जाऊंगा, तब चलेगा ना तुम्हें? पति की जिद पर अड़ने के कारण सुरभि बुझे मन के साथ रसोई में जाती है। अचानक ही उसका फोन बजता है। हाय पूजा, कैसी है? अरे इतनी बुझी हुई आवाज में क्यों बात कर रही है? जीजू के साथ झगड़ा हुआ है क्या तेरा? झगड़ा क्या होना है यार, इस घर में कोई समझदारी की बात करने को तैयार ही नहीं है। तेरे जीजू को लीवर इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने और तला भुना मसालेदार खाने के लिए सख्त मना किया है, लेकिन वो जिद पकड़ कर बैठे हैं कि अगर मैंने पनीर पूरी नहीं बनाया तो खाना नहीं खाएंगे। अरे इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तूने पानी वाली पूरी के बारे में नहीं सुना क्या? पानी वाली पूरी? वो क्या होता है? अरे कौन सी दुनिया में रहती है यार तू? आजकल एक नई रेसिपी आई है जिसमें तेल की जगह उबलते पानी में पूरी को डाला जाता है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, पानी में पूरी तली जाती है क्या? अरे मेरी बात मानकर तू एक बार इंटरनेट पर रेसिपी सर्च तो करके देख। पूरी तली भी जाती है और लोग तलकर खा भी रहे हैं पानी में। ये हिंदुस्तान है मेरी जान, यहाँ पर लोग चटोरापन नहीं छोड़ सकते। सिर्फ पूरी नहीं, इस तरीके से तुम भटूरे, कचौड़ी कुछ भी बना सकती हो। अच्छा चल ठीक है, मैं पहले रेसिपी देख लेती हूँ, उसके बाद तुझसे बात करूंगी। सुरभि खुशी खुशी रेसिपी सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि पानी में पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एयर फ्रायर की जरूरत पड़ती है। अब मैं एयर फ्रायर कहाँ से लाऊं? ऐसा करती हूँ, अक्षय को बोल देती हूँ कि अगर पूड़ियाँ खानी है तो पहले एयर फ्रायर ला कर दे, तभी उन्हें पूरी खाने को मिलेगी। अरे पूरी खाने के लिए तो वह आसमान से तारे भी तोड़ लाएंगे। ये एयर फ्रायर कौन सी बड़ी चीज है? सुनिए, आपको पूरी खानी है ना? ठीक है, मैं आपको पूरी बनाकर खिलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए पहले आपको मुझे एयर फ्रायर दिलाना होगा। अब ये क्या नई बला है? घर में माइक्रोवेव है, ओवन है, बनाओ ना उसमें जो भी बनाना है। ये कैसा जवाब हुआ? एयर फ्रायर का काम अवन नहीं कर सकता। आप सीधा सीधा बताइए, पूरी खानी है या नहीं? एयर फ्रायर आएगा, उसके बाद ही पूरियां बनेंगी, और मुझे अब कोई बहस नहीं चाहिए। अगर आपने खाना नहीं खाया ना तो मैं भी खाना छोड़ दूंगी। पत्नी की जिद को देखकर अक्षय एक एयर फ्रायर ऑर्डर कर देता है। 2 दिन बाद, सुरभि देखो, आ गया तुम्हारा एयर फ्रायर। 2 दिन से मेरा जीना मुश्किल कर रखा था तुमने। लो ले जाओ, और अब तो खिला दो मुझे पूरियाँ।
आप चिंता मत करो, मैं अभी बना कर लाई। सुरभि दौड़ते हुए किचन में जाती है और एक कढ़ाई में पानी को अच्छे से खौला लेती है। उसके बाद पूरियां बेलकर वो उस पानी में डालने जाती है और पानी में से निकालने के बाद उन पर ब्रश से तेल कोट करके उन्हें एयर फ्रायर में रख दी जाती है। इस तरीके से पूरे परिवार के लिए पूरियां बनाने में सुरभि को पूरे 2 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया था। अरे यार, ये पानी वाली पूरियां तो तेल की पूरियों से भी ज्यादा बोरिंग है। इन्हें बनाते बनाते तो मेरा ही तेल निकल जा रहा है। किसी तरह पूरियां बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर लगाती है। पूरियों का नाम सुनकर अक्षय की आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो पहला टुकड़ा मुंह में डालता है उसकी खुशी मायूसी में बदल जाती है। इतना तरसाने के बाद तुमने पूरी बनाई, वो भी ऐसी? अरे मुझे नहीं खानी ये पूरियां। बेटा सही बताऊं तो मुझे भी ये पूरी ना बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे बंदा रोता रोता ये पूरी खाएगा तो इससे कौन सी सेहत सुधर जाएगी हमारी। खाना वही सेहत में लगता है जिसे हम खुशी खुशी खाते हैं। पता नहीं क्या करके लाइए, पूरी कम मट्ठी ज्यादा लग रही है। इतनी करारी पूरियां कौन सेकता है बेटा? मम्मी जी, ये पूरी मैंने पानी में तली है। आज से ऐसी ही पूरियां बनेंगी घर में। अरे ये क्या नया नया चौचले हैं? सुरभि ने कह तो दिया था, लेकिन ये बिना तेल की पूरियां बनाना और बाद में उन्हें खाना भी कोई कम हिम्मत का काम नहीं था। 2 दिन बाद, सुरभि यार, तुमने उस दिन ऐसी सख्त पूरियां खिलाई, मेरा तो मुंह का सारा स्वाद ही उतर गया। तुम ऐसा करो, आज ना छोले भटूरे बना लो और प्लीज टेस्टी से बनाकर लाना। पति की बात सुनकर सुरभि भटूरे बनाने के लिए रसोई में जाती है और आज फिर से एयर फ्रायर वाले भटूरे बनाकर एक एक करके सबको खिलाने लगती है। थक गई मैं तो एयर फ्रायर के तामझाम से। ऐसा करती हूँ, अपने लिए तो तेल में ही फ्राई कर लेती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वैसे भी मेरा तो वजन और हेल्थ दोनों वेल मेंटेन्ड है। खुद तो सुरभि तले हुए भटूरे खाकर अपनी आत्मा तृप्त कर लेती है, लेकिन घर के बाकी लोगों को वही बिना तेल के भटूरे खाने को मिलते हैं। कहाँ एक तरफ तेल में डूबा भोजन पसंद करने वाले लोग, और कहाँ सुरभि के ये पानी में पके भटूरे और पूड़ियां, जिनका स्वाद किसी की भी जुबान पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। सुरभि के उन पानी वाले भटूरे और पूड़ियों से घबराकर अब सास लक्ष्मी और पति अक्षय पूरी कचौड़ी का नाम तक लेना बंद कर देते हैं। मम्मी जी, आज आलू पूरी बना दूं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तू ना सही कहती थी, पूरी बड़ा नुकसान करती है। तू रहने दे बेटा, तू तो रोटी ही सेंक ला। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत गया था। इस बीच 3-4 बार पानी वाली पूरी का शिकार होने के बाद दोनों माँ बेटे ने पूरी न खाने की कसम खा ली थी। वहीं दूसरी तरफ ससुराल में रोज रोज पूरी खाते खाते अब सुरभि को भी पूरी खाने की लत लग चुकी थी, इसलिए वो चुपके चुपके अपने लिए पूरी तल कर खा लेती थी। 1 महीने बाद, सुरभि देखो, मेरी रिपोर्ट आई है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज तो सच में बड़ा खुशी का दिन है। आज पनीर पूरी बनाओ क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तेरी पानी वाली पूरी खाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। मम्मी जी, झाड़ू मारिए पानी की पूरी और एयर फ्रायर को। मैं तो आज तेल वाली गरम गरम पूरी बनाने वाली हूँ। सच बताऊं तो मुझे खुद वो सूखी पूरी अच्छी नहीं लग रही थी। एयर फ्रायर चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे जैसे देसी चटोरे लोगों का भला उससे नहीं हो सकता। क्यों, ठीक है ना मम्मी जी? अरे आप करी ना तूने पंजाबियों वाली बात, जा इसी बात पर बना ला कुरकुरी पूरियां। शादी के बाद आपकी सास आपसे सबसे पहले क्या चीज़ मांगती है? सोचिए सोचिए। अरे यही, बहू खुशखबरी कब सुना रही हो? और बहू के प्रेग्नेंट होते ही मानो जैसे कुटिल से कुटिल सास भी सावित्री जैसी बन जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि मिश्रा परिवार में आजकल हमारी सविता का स्वभाव बदला बदला सा क्यों है आखिर। अरे सविता, ले मिठाई खा। अरे मिठाई किस खुशी में खिला रही है आज? वैसे तो तू कभी किसी को चीनी भी ना खिलाए। अरे आज तो बात ही ऐसी है कि मैं तो पूरे मोहल्ले को पेड़े खिलाऊंगी। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही है। अरे हो भी क्यों ना, आज मैं नानी जो बन गई हूँ। मेरी बेटी पिंकी को बेटा हुआ है, बेटा। अरे वाह, पिंकी को बेटा हुआ है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बधाई हो बधाई। हाँ, पिंकी और तेरे बेटे पंकज की शादी एक ही महीने में हुई थी, याद है ना तुझे? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, 2 साल हो गए देखते देखते। सही कहा। अब तेरी बहू कब खुशखबरी सुना रही है?
हाँ, मैंने कहा तो है दोनों से कि अब जल्दी से जल्दी खुशखबरी सुना दे। घर में ना बच्चे के आने से रौनक हो जाएगी। सही कहा तूने। अब इस उम्र में तो पोते पोतियों का मुंह ही देखेंगे ना। कावेरी की बेटी माँ बनी है ये बात सुनकर अब सविता जी भी चाहती है कि उसकी बहू भी जल्द से जल्द ये खुशखबरी सुना दे। पंकज, अब तुम दोनों भी मुझे जल्दी से जल्दी खुशखबरी सुना ही दो। अब मुझसे ना इंतज़ार नहीं हो रहा। अरे माँ सोच लो, एक बार बच्चा आ गया तो उसे तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तेरे बच्चे को मैं हाथ से खिलाऊं पिलाऊं, तो बस एक बार मेरे हाथ में ना मेरा पोता या पोती दे दे। लगता है माँ तुम अब मुझसे कम प्यार करती हो। जब देखो बस अपने पोता पोती की ही बात करती रहती हो। अरे तूने वो कहावत नहीं सुनी, असल से ज़्यादा ब्याज मीठा होता है। अरे अब क्यों सता रहे आप भी माँ जी को, बता दीजिए ना। चलो तुम कहती हो तो बता देता हूँ। माँ दिल थाम कर बैठना। अरे बात क्या है बताओ, ऐसे डराओ मत तुम मुझे। माँ दिल थाम कर बैठो, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम क्या? माँ तुम दादी बनने वाली हो। क्या सच में? हाँ माँ, हाँ वर्षा माँ बनने वाली है। हमने कल ही डॉक्टर से टेस्ट करवाया है। अरे पंकज, जा जल्दी से मिठाई लेकर आ, मैं खुशी से कहीं मर ही ना जाऊं। अरे अभी तो तुमने कहा ना माँ कि मैं तुम्हारे बच्चों को पालूंगी। अरे जा ना, तू सबसे पहले मिठाई लेकर आ, और सुन पूरे मोहल्ले के लिए लेकर आना, समझे? ठीक है वर्षा, तुम्हें कुछ खाना है? हाँ, इसके लिए भी समोसे लेके आना, ठीक है? और साथ ही मेरे लिए भी। वर्षा, आज से तू ज़्यादा काम मत किया करना, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना। हाँ बेटा? जी माँ जी, जैसा आप कहें। ठीक है चलो फिर, आज मैं खाना बाहर से ही ले आता हूँ। हाँ जा लिया। आज तो मैं सबको फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाऊंगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सविता बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो दादी बनने वाली थी, इसलिए वो वर्षा का काफ़ी ध्यान भी रख रही थी। वर्षा बहू, ये छोड़ दे, मटके में रात को भर दूंगी। तू ना ज़्यादा वजन वाला काम मत किया कर। नहीं माँ जी, इतना भी वज़न नहीं है इसमें। अरे मैंने कहा ना छोड़ दे, मैं कर लूँगी। ठीक है माँ जी, खाने में क्या बनाऊँ? कुछ भी हल्का फुल्का सा बना दे। एक काम कर, बस रोटियां बना दे, अचार के साथ खा लेंगे, और दिन की सब्जी तो पड़ी होगी, उसके साथ भी चल जाएगा। ठीक है माँ जी। सविता वैसे तो वर्षा का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रही थी, लेकिन एक चीज़ पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, और वो था वर्षा के खाने पर, जबकि गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पौष्टिक आहार। आज तो बहुत ज़्यादा भारी खाना खा लिया सच में। हाँ माँ जी, अब शादी में तो ऐसे ही खाना मिलता है। मुझ में तो अब ताकत नहीं है और कुछ खाने की, इसलिए मैं तो रात को भी कुछ नहीं खाऊंगी। मेरा खाना मत बनाना। हाँ मैं भी नहीं खाऊंगा, इसलिए मेरे लिए भी कुछ मत बनाना। तुम अपने लिए कुछ देख लो। ठीक है, तो मैं अपने लिए इंस्टेंट नूडल्स बना लेती हूँ। जैसा तुझे सही लगे बेटा, मैं जा रही हूँ सोने। सविता और पंकज का वर्षा क्या खा रही है, कितना खा रही है, उस पर पोषण है या नहीं, इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ठीक उसी तरह वर्षा की माँ जानकी को भी इस मामले में खास कोई जानकारी नहीं थी। हाँ माँ जी मेरा पूरा ध्यान रखती हैं, मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करने देती, ना वज़न उठाने देती है। बहुत देखभाल करती है मेरी। चलो अच्छा है, तुम्हारी सास तुम्हारा इतना अच्छे से ध्यान रखती है। और सुन, तेरा जो भी खाने का मन करे खा लिया कर, समझी? गर्भवती होने के कारण महिलाओं को अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है, जैसे तीखा, चटपटा, नमकीन। हाँ माँ, मुझे ना ये सब खाने का बहुत मन करता है। तो दामाद जी को बोल के मंगवा लिया कर, तेरा जो भी मन करे। हाँ ठीक है माँ, और कभी कभी ना मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो कोई बात नहीं ना, ऐसी हालत में ऐसा कभी लगे तो मत खाया कर। कई बार तो मैं चिप्स और पॉपकॉर्न खा के सो जाती हूँ। तेरा जो मन करे खाया कर, इस हालत में मन को मारना सही नहीं है। ठीक है माँ, मैं आज ही ना पंकज से कहती हूँ कि मेरे लिए आते वक्त पिज़्ज़ा लेकर आए। खा पी और झलसा कर अच्छे से। अपनी माँ की बातें सुनकर वर्षा अब बाहर से काफ़ी चीज़ें मंगवा कर खाने लगी थी, और पंकज और सविता भी उसे रोकते नहीं थे। माँ जी आज ना मुझे तीखी पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। हाँ जा पंकज,
बहू के लिए वो नुक्कड़ पे पंडित जी चाट वाले हैं ना, उसी से पानी पूरी लेकर आना। पर सुनिए, बिल्कुल तीखी वाली। हाँ ठीक है, मैं सबसे तीखी वाली पानी पूरी लाऊंगा। और सुन, उस साइड से जा रहा है ना तो कचौड़ियाँ भी लेकर आना। ठीक है माँ, लेकर आऊँगा। वर्षा आए दिन बाहर का खाना खाती और उसे लगता था कि ये सब खा के वो काफ़ी खुश थी, उसे अच्छा लगता था। लेकिन कुछ दिनों से अब उसे उल्टियाँ होने लगी थी। अरे क्या हुआ पंकज वर्षा बहू को? पता नहीं माँ, सुबह से बार बार उल्टियाँ हो रही है उसे। अरे कोई बात नहीं, इस हालत में तो ये सब चलता ही रहता है। हाँ वो तो है, इसीलिए अब सो रही है। कह रही है उसे कुछ खाना नहीं। अरे ठीक है ना, आराम करने दे उसे। एक काम करना, शाम को आते वक्त उसके लिए उसके पसंद के लड्डू लेकर आना, उसका मन खुश हो जाएगा। हाँ माँ, ये सही रहेगा, मैं शाम को आते हुए ले आऊँगा। वर्षा की तबीयत अब कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। उसे उल्टियाँ होती रहती थी और उसे भूख लगना भी कम हो गया था। अरे वर्षा, कुछ तो खा ले बहू, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नहीं माँ जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम कहो तो तुम्हारी पसंद का कुछ बाहर से ले आओ। नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ खाने का। अरे बेटा, ऐसे तो तू कमज़ोर हो जाएगी। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए पंकज, उससे ना ताकत की दवाइयाँ लिखवा लेनी चाहिए। ठीक है माँ, हम आज शाम को ही डॉक्टर के पास चलते हैं। पंकज और सविता वर्षा को उसकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाती हैं। वर्षा, तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो। इस हालत में तुम्हारा कमज़ोर होना बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। जी डॉक्टर साहब, इसीलिए तो आपके पास लेकर आए हैं। आप ना इसे ताकत की और विटामिन की दवाइयाँ दे दीजिए। आपको क्या लगता है दवाइयाँ खाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? आप मुझे पहले ये बताइए कि वर्षा पूरे दिन में क्या क्या खाती है? अरे हम तो वर्षा की हर इच्छा पूरी करते हैं, उसे जो भी खाना हो, पिज़्ज़ा, चाट, लेकिन कभी कभी उसका मन नहीं करता तो वो खाना नहीं खाती। डॉक्टर, वर्षा का जो मन होता है मैं उसके लिए वो चीज़ ले आता हूँ। चिप्स, पॉपकॉर्न्स के पैकेट, जो मंगवाए। आप कह रहे हैं कि आप उसका ध्यान रख रहे हैं, जबकि आपने ही वर्षा की सेहत को ख़राब किया है। आपने उसके खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया। इस हालत में उसे हरी सब्जियां, फल, जूस, अनाज ये सब खाना चाहिए। और बाहर के पैकेट्स, बाहर का मसाला वाला तीखा खाना, रात का खाना, भूखा रहना, ये सब क्या किया आपने? तो अब वर्षा की हालत कैसी है डॉक्टर? हमें कुछ दिन वर्षा को अस्पताल में ही रखना होगा, जिससे वो और बच्चा सुरक्षित हो पाए। अक्सर घर वाले ये गलती कर देते हैं कि सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद वो खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, और जिस वजह से उसका खामियाजा बच्चे और माँ को भुगतना पड़ता है। प्लीज़ डॉक्टर, मेरे बच्चे और वर्षा दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम इनकी सेहत में सुधार ला सकें, लेकिन आपको बाकी के महीने उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जी डॉक्टर साहब, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे, हम वादा करते हैं आपसे। बस मेरी बहू और बच्चे को बचा लीजिए। सविता और बाकी घर वालों की लापरवाही और प्रेग्नेंट बहू के खाने पर ध्यान ना देने की वजह से वर्षा की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिस वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पर ये सविता और उसके जैसे बाकी लोगों के लिए एक सबक ही है कि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा ध्यान प्रेग्नेंट बहू के खाने पीने पर देना चाहिए, ना कि बाकी चीज़ों पे।